दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से कोविड-19 या कोरोना वायरस की बात हम सुनते आ रहे हैं। कई बार लॉकडाउन लग रहा है, चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो फुल हो, और इसके कारण एक दहशत का माहौल बनता जा रहा है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है, रेमडेसिविर के लिए मारामारी चल रही है, हॉस्पिटल में बेड्स के लिए मारामारी चल रही है। और इस कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से हमारे देश में तकरीबन 1% के डेथ्स भी हो रही हैं। जब ये शुरू हुआ तो लोग कहते थे कि ये एज्ड पर्सन जो हैं उनको बचाव करना चाहिए, क्योंकि उनका ये इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है। इसलिए उन लोगों को जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको मिनिमम बाहर जाना चाहिए। ऐसा ही बच्चों के बारे में कहा कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस वायरस की लपेट में आ सकते हैं, इसलिए उनको भी मिनिमम बाहर भेजो। इसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने पिछले 1.25 साल से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद कर रखी हैं। ऑनलाइन टीचिंग का रिवाज शुरू हो गया है और बच्चों को काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। कभी हम बच्चों के लिए मोबाइल की जब वो डिमांड करता था उसको मना करते थे, और आजकल ऑनलाइन टीचिंग के लिए हम अपने आप बच्चों को, छोटे बच्चों को मोबाइल यूज़ करने के लिए देते हैं। बाहर ना निकलने के कारण बच्चों की, बड़ों की सेहत पे भी फ़र्क पड़ रहा है। जो अकेले रहते हैं उनमें डिप्रेशन शुरू हो गया है और कई तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। अब ये जो कोरोना वायरस है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हर रोज़ नई से नई गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिलीज़ कर रही है, स्टेट्स गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही हैं, और ICMR और डॉक्टर्स भी सजेशंस दे रहे हैं कि ये गाइडलाइंस आप इशू कीजिए। और गाइडलाइंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है फेस मास्क का यूज़। दूसरे, क्योंकि ये वायरस जो है वो एक से दूसरे में जा सकता है, कंटेजियस है ये, इसलिए 2 इंडिविजुअल्स के बीच में दूरी जो है वो मिनिमम 6 फुट की रखी गई है, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। और इस सोशल डिस्टेंसिंग में एक तो 6 फुट की कम से कम दूरी होना चाहिए। भीड़ वाले इलाकों में लोगों को नहीं जाना चाहिए। तीसरे, जो हमारे हाथ और फेस जो है, मुंह जो है, उसको हम बार बार साबुन से धोएं। और जनरली सजेस्ट किया गया है ये सैनिटाइज़र जो है वो अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। जब आप बाहर से आते हैं तो आके सबसे पहले आप अपने हाथ जो हैं वो धोइए। बाज़ारों में जाते हैं तो फेस मास्क जो है उसका यूज़ कीजिए। अब जनरली फेस मास्क जो है उससे ये नाक और मुंह दोनों ही ढकने चाहिए, लेकिन हमारे में से मेजॉरिटी जो है वो ना तो वो नाक पे लेती है या नाक के पास लेगी, या फिर बात करते हुए उसको मुंह से नीचे कर लेती है। तो उस फेस मास्क का यूज़ जो है वो नहीं रहेगा। आप सब्जी मंडी में चले जाइए, आप बस स्टैंड्स पे चले जाइए, लोगों ने फेस मास्क तो ऐसा लगता है उन्होंने गले में डाल रखे हैं। तो ये फेस मास्क जो है ये नाक और मुंह इन सब को ही कवर करे, तब वो काम का होगा, वरना उससे इन्फेक्शन जो है वो नहीं रुकेगी। इसके अलावा बाहर नहीं जाना है, शादी
ब्याह में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो है वो कम होनी चाहिए। ऐसी गाइडलाइन जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो की गई हैं। दफ्तरों में 50% अटेंडेंस कर दी गई है। तो ड्यूटी पे कौन कौन रह गया? हमारे डॉक्टर्स, उनके साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, और इसके अलावा जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, ये सभी आपको डेली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कह सकते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, उनके साथ नर्सेज हैं। इसके अलावा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, पुलिस से सुप्रिटेंडेंट पुलिस हैं, डीएसपीज़ हैं, एसडीएम्स हैं, पुलिस वाले हैं। ये सारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप सबको, हम सबको बचाने के लिए। तो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर ये बार बार कहा जा रहा है कि इन गाइडलाइंस को आप लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कीजिए। अब जो हमें प्रोफाइलैक्टिक मेजर जो लेने हैं कोविड से बचने के लिए, उससे पहले इस कोरोना वायरस के बारे में जान लेते हैं। यह कोरोना वायरस जो है ये एक आरएनए वायरस है। ह्यूमन बींग्स में मोस्टली जो वायरसेस हैं वो आरएनए वायरसेस हैं। हमारी बॉडी में कई तरह के आरएनए वायरसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बाहर एटमॉस्फेयर में भी वो प्रेजेंट हैं, जहाँ से वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। लेकिन सभी वायरसेस जो हैं वो इन्फेक्शियस नहीं हैं, वो बीमारी नहीं फैलाते। तो उसके लिए हम इन आरएनए वायरसेस को कहते हैं कि ये यूबिक्विटस हैं, मीनिंग हर जगह प्रेजेंट हैं। और दूसरा जो है, क्योंकि सभी वायरसेस जो हैं वो इन्फेक्शियस नहीं हैं, इसका मतलब है वो इनोकुअस है। अब सवाल उठता है, अगर वायरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो ये इन्फेक्शियस क्यों नहीं है? इसका कारण है कि जो हमारी बॉडी जो है उसमें दो तरह के डिफेंस मैकेनिज़म्स प्रेजेंट हैं। तो जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, एक तो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडेंट्स का रेशियो। इसमें क्या है कि हार्मफुल ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और हमारी बॉडी में दो तरह के मैकेनिज़म्स हैं इसमें, एक तो हैं एंजाइमेटिक और दूसरे हैं नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक में क्या है, ये हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यू सेल्स में, ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में ग्लूटाथियोन एक केमिकल है जो प्रोटेक्शन अफोर्ड करता है, और इसके लिए ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज एंजाइम है, कैटालेज है और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जो कि ये जो ऑक्सीडेंट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करते हैं, और इसके कारण जो डैमेज होगा उससे हम बच जाते हैं। तो एक तो इनकी एक्टिविटी है। दूसरे हैं नॉन एंजाइमेटिक, और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कोई ऐसा केमिकल जो आपके मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन डोनेट कर सके, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट जो होगा वो कोई केमिकल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें विटामिन सी है। उसके बाद ये ग्लूटाथियोन आ गया। तो ये हाइड्रोजन जो है, विटामिन सी जो है वो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ग्लूटाथियोन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। और ये ग्लूटाथियोन जो है जब हाइड्रोजन पास करेगा तो ये जो ऑक्सीडेंट्स हैं, ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। और इस कारण जो डैमेज है, इंजरी जो सेल्स में होगी, उससे हम बच जाते हैं। दूसरा जो है डिफेंस मैकेनिज़्म, इम्यून सिस्टम। अब ये जो इम्यून सिस्टम है, इसमें हमारे पास सेल्स भी हैं
ब्लड सेल्स हैं जिनको हम बी सेल्स और टी सेल्स कहते हैं, और एंटीबॉडीज़ हैं। तो बी और टी सेल जो हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और एंटीबॉडी जो हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगी। एक बहुत इम्यूनिटी को हम, या मेजॉरिटी जो है हमारे में से, वो बड़े गलत तरीके से डिफाइन करती है। जनरली हम सुनते हैं कि अगर आप इस चीज़ का प्रयोग करोगे, उपयोग करोगे अपनी डाइट में या किसी चीज़ में, तो आपकी इम्यून पावर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन इम्यूनिटी जो है वो क्या है? जब भी हमारी बॉडी किसी वायरस से या फॉरेन पार्टिकल से एक्सपोज होगी, वायरस एग्जाम्पल है, तो वो वायरस जो है हमारी बॉडी में एक फॉरेन एलिमेंट आ गया, उसको हमारे सेल जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये फॉरेन एलिमेंट है, और उस फॉरेन एलिमेंट जिसको हम एंटीजन कहते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बी सेल्स या टी सेल्स, जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ये उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसके बाद ये सेल जो हैं वो डिवाइड करेंगे, कुछ एक मेमोरी सेल्स बन जाएंगे और कुछ एक उस पर्टिकुलर वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब ये जो सेल्स न्यूट्रलाइज कर गए, उससे वायरस तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो मेमोरी सेल्स बने उनमें एक इम्प्रिंटिंग रही कि ये पर्टिकुलर वायरस जब एंटर करता है तो हम जो हैं उन्होंने उस वायरस को न्यूट्रलाइज किया था या उसको नॉन इन्फेक्टिव बना दिया था, तो वो मेमोरी सेल्स हैं। तो उस पर्टिकुलर वायरस की जब भी इन्फेक्शन होगी बाद में, तो हमारी बॉडी में वो मेमोरी सेल्स जो हैं वो फिर एक्टिवेट होंगे, और हमारी बॉडी में ये सेल्स बनेंगे या फिर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और उसको न्यूट्रलाइज करेंगी। इसलिए उस पर्टिकुलर वायरस के लिए हम इम्यून हो गए। कोई चीज़ खाने से, ये खाया, प्रोटीन खाई या विटामिन खाए, उससे इम्यूनिटी नहीं होती। दूसरे, इन्हीं में सेल्स में से एंटीबॉडीज सिक्रीट होती हैं, और वो एंटीबॉडी जो हैं उस पर्टिकुलर वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, और फिर हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो मेमोरी सेल्स जो हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग या काफ़ी देर तक इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर वायरस के लिए देते हैं। अब आपने, ये तो हुआ अगर आप उस वायरस से एक्सपोज हुए। अगर वो वायरस इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बॉडी में एंटर नहीं किया, तो आपकी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएंगी, या मेमोरी सेल्स जो हैं वो नहीं बना पाएंगी, क्योंकि इन्फेक्शन तो हुई नहीं है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी। इसके लिए फिर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला है, आजकल भी चला है, पुरानी बीमारियों के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए चला था, डिप्थीरिया के चला, हेपेटाइटिस के लिए चला, इन सब के लिए चला था। अब क्योंकि कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, तो जिन लोगों में ये इन्फेक्शन नहीं हुई है, तो उनको ये इंजेक्शन जब देंगे, वैक्सीन देंगे, तो हमारे भी जिन जिन लोगों को ये वैक्सीनेशन होगी, अभी तो फर्स्ट डोज हुई है, कुछ एक की 2 हो गई है, तो उनमें इम्यून सिस्टम जो है वो ये डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमें उस वायरस की, जो कि नॉन इन्फेक्टिव है, या उसकी थाइंग की गई है, हीट से ट्रीट किया गया है, जिससे वो अपने आप तो कुछ ना कर पाए, तो हमारी बॉडी में उस वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज़ बन गई, और भविष्य में जब भी उस पर्टिकुलर वायरस के, जिसकी हमने वैक्सीन करवा रखी है, तो उसके लिए जब इन्फेक्शन होगी, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उस पर्टिकुलर वायरस को फाइट करने के लिए, और फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो
इस इम्यून सिस्टम के लिए, एंटीबॉडीज़ बनने के लिए हमारी बॉडी को या तो वैक्सीनेशन हो या उस पर्टिकुलर वायरस के लिए हमें एक्सपोज होना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन जो है वो सबसे बढ़िया तरीका है और उससे हम काफ़ी देर तक उस पर्टिकुलर वायरस के लिए हम इन्फेक्ट होंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेंट्स रेशियो जो है, जब भी ये नॉर्मली ये एंटीऑक्सीडेंट्स के फेवर में होता है, इसलिए हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, इंजरीज होती हैं, उससे हम बच जाते हैं। तो यहाँ पर इस रेशियो को हमेशा बढ़ाने के लिए हम विटामिन सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये खाने वाली चीज़ें जो हैं वो इस रेशियो को एंटीऑक्सीडेंट्स के फेवर में रखेंगी तो हमारा एक डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन, इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। अब ये इम्यून सिस्टम जो है हमारा वीक क्यों होता है? एक तो ये जो सेल्स बनते हैं, इनकी प्रोडक्शन जो है वो जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है तो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होती जाती है, इसलिए वो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा वीक होना शुरू होता है। दूसरे, आजकल डायबिटीज़, कैंसर, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, एक और चीज़ जो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसको मैं मिसयूज़ कहता हूँ, वो स्टीरॉइड्स का है। तो जब भी डायबिटीज़ होगी तब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और इसीलिए हमने देखा है कि जो डायबिटिक्स हैं उसमें हीलिंग जो है किसी इंजरी की वो बड़ी स्लो होती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। जब भी टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होगी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर का है या किसी और का, तब भी हम उस टिश्यू को रिजेक्शन से बचाने के लिए स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं, जिससे इम्यूनिटी डाउन चली जाए लेकिन जो टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ है वो सरवाइव कर जाए उस इंडिविजुअल में, एक्सेप्टर में। स्टीरॉइड्स का मिसयूज़ करते हैं हम और इसके लिए इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है और अस्थमा के केस में या और कई बीमारियां हैं उसमें उस अस्थमेटिक अटैक से बचने के लिए उस स्टीरॉइड्स को दिया जाता है, जिससे कि इमीडिएट हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा और ये कारण होगा कि जो लिम्फोसाइट्स टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि खुद या एंटीबॉडीज़ के थ्रू प्रोटेक्शन अफोर्ड करते हैं वायरस के लिए, वो डिक्रीज़ कर जाएंगे और ये जो स्टीरॉइड जो हैं ये कॉज करते हैं लिम्फोसाइटोलाइसिस, कि जो लिम्फोसाइट्स बी और टी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी लाइसिस हो जाएगी या डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इनके कारण हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा और जो इनोकुअस आरएनए वायरसेस हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। जब भी हमारे बॉडी में कोई सेल इंजरी, टिश्यू इंजरी या डैमेज होगा तो सबसे पहला जो काम हमारी बॉडी करती है वो करती है कि रिपेयर का जो सिस्टम है उसको स्टार्ट करेगी। और जब भी कोई इंजरी होगी या डैमेज होगा हमारी बॉडी में तो जनरली हमें मालूम है कि ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, पेन हो सकती है और फीवर आ सकता है। और इस ब्लीडिंग को चेक किया जाता है तो ये क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है। जब शुरू होगा तो हर किसी में रेडनेस आएगी, स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, कई जगह ब्लड ना भी निकली तो रेडनेस आ जाएगी,
पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन, ये नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का शुरू होना है। अब ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं, जब भी इंजरी, डैमेज या और कोई चीज़ होगी तो हमारी बॉडी जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिंथेसाइज करेंगी और फिर सिक्रीट करेंगी। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये बनती हैं, एक फैटी एसिड है अरेकिडोनिक एसिड, ये ओमेगा 6 फैटी एसिड है, 4 डबल बॉन्ड्स हैं इसमें, कार्बन जो है वो 20 है। तो ये ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अरेकिडोनिक से हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस होगी। अब ये जो अरेकिडोनिक फैटी एसिड है, इससे प्रोस्टाग्लैंडिन जब बनेंगी तो इसके लिए एक एंजाइम जो है जो अरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है, जिसको हम कॉक्स कहते हैं। तो जब भी डैमेज होगा, इंजरी होगी, उसके कारण अरेकिडोनिक एसिड जो है साइक्लोकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या करेंगे, एक तो ब्लड क्लॉटिंग करेंगे, एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो जो हमारा डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड, ये जब एक सेल 2 में डिवाइड होना हो तो डीएनए में, तो इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं या डुप्लीकेशन कहते हैं। और जो सेंट्रल डॉगमा है वो है डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनती हैं। तो डीएनए से आरएनए जो बनेगा वो ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे उसको हम, और एंजाइम जो होगा वो ट्रांसक्रिप्टेज होगा और ये ट्रांसलेशन होगा। तो जो हमारे सेल्स हैं उसमें डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज बना और उसके बाद ट्रांसलेशन होगी जो प्रोटीन्स बन जाएंगी। वायरस जो है हमारा कोरोना वायरस या कोविड या बाकी वायरसेस जो है वो हमारे पास है, वो आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस जो है, अब जब भी कोई वायरस मल्टीप्लाई करेगा तो उसके लिए उसका आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट होगा और फिर मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर ट्रांसक्रिप्शन से वो फिर आरएनए में चला जाएगा। तो आरएनए वायरस जो है उसका पहले डीएनए बनना चाहिए। इस आरएनए का जब ये डीएनए बनेगा तो ये बना, डीएनए से आरएनए बना तो वो ट्रांसक्रिप्शन है और एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज है, और आरएनए से डीएनए बनेगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, इसलिए इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर करवा रहे हैं उस वायरस की प्रेजेंस को देखने के लिए कि ये कोरोना वायरस है या कोविड-19 से इन्फेक्टेड है कि नहीं है, तो जो वो पीसीआर करवा रहे हैं या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें इस आरएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो डीएनए की बन जाएं। और क्योंकि हमारे पास वायरस आरएनए वाला है तो आरएनए जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और उस पीसीआर को हम आरटी-पीसीआर का नाम दे रहे हैं। सिंपल सी बात। नॉर्मल पीसीआर में डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती है उस पर्टिकुलर रीजन की, और उससे फिर आइडेंटिफाई होता है कि ये कौन सा चीज़ है। इसमें क्योंकि हमारे पास है ही आरएनए, तो पहले तो उसको मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए में कन्वर्ट करेंगे और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ के लिए फिर वो पीसीआर होगा, तो इसलिए उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या आरटी-पीसीआर कहते हैं। ये हम रोज़ सुनते हैं, आरटी-पीसीआर करवा लो, आरटी-पीसीआर करवा लो। ये है सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है।
तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, एक तो वो ब्लड क्लॉटिंग करवा रही हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ये एनहांस कर रही हैं, जिससे कि ये डीएनए जो है, और इससे क्या होगा, वायरस जो है मल्टीप्लाई करेगा। और जब वायरस मल्टीप्लाई करेगा तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स में अपना काम शुरू कर देगा। तो हमारे पास अब ये वायरस मल्टीप्लाई क्यों करता है? हर एक इंडिविजुअल को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीना है और वो अपनी प्रोजनी को इंक्रीज करना चाहता है। अगर चुपचाप बैठ गए तो उसकी प्रोजनी तो बंद हो गई, इनोकुअस हैं जो। तो जो वायरस आता है, जिसके लिए हमारी बॉडी में कोई भी इम्यून सिस्टम जो है वो नहीं है, और हमारा वो एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट का रेशियो जो है वो रिवर्स में के फेवर में है। इसका मतलब हमारे टिश्यूज़ में कोई भी डैमेज हो सकता है या ऑलरेडी हुआ है। किसी को किडनीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को गट की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी को यूरिया ज़्यादा है, कई कुछ है वहाँ पर। इसलिए क्योंकि हमारे डिफरेंट टिश्यू जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं, इसलिए इस वायरस को जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलती हैं तो वो जो हमारी बॉडी में अनफेवरेबल, हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल और वायरस के लिए अनफेवरेबल था, वो हमारे लिए अनफेवरेबल होता गया और वायरस के लिए वो फेवरेबल होना शुरू करता है, और इसलिए फिर वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। और इससे फिर एक इंडिविजुअल हुआ, फिर क्योंकि ये कंटेजियस है, एक आदमी से दूसरे में जाएगा, तो फिर वो मल्टीपल जो हैं ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इन्फेक्ट होंगे और ये बीमारी जो है वो फैलती जाएगी। एक चीज़ और, जब भी कोई वायरस एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, लार्ज पॉपुलेशन में जाएगा, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कई टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। और जब भी वायरस की मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज़ करेगी, जब भी हमारा डीएनए मल्टीप्लाई करता है कई बार, तो उसमें चांसेस हैं कि कोई ना कोई एरर जो है वो डीएनए में आ जाए। उस एरर को हम म्यूटेशन कहते हैं, और उस म्यूटेशन से जो इंडिविजुअल बनेगा वायरस का, उसको हम वेरिएंट कहते हैं। अब कोई कह रहा है ये इंग्लैंड वाला वेरिएंट आ गया, कोई साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट आ गया, कोई कहीं से वेरिएंट आ गए, तो डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए। रीज़न कि जब भी वायरस मल्टीप्लाई करेगा तो एवरी पॉसिबिलिटी एरर, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अब ये क्योंकि म्यूटेशन हो गई या एरर हो गया, तो जो अगला बनेगा, ए में तो वो नॉर्मल कोरोना वायरस था नंबर 1 वाला, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है कई गो में, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एक जगह से इंग्लैंड गया, यूरोप में गया, अमेरिका में गया, साउथ अफ्रीका में गया, अफ्रीका में पूरे में गया, एशिया में आ गया, तो जब ये सभी जगह कई जगह मल्टीप्लाई करता है कि देयर इज़ एवरी लाइक्लीहुड कि ये डीएनए में एरर होगा या म्यूटेशन हो जाएगी। और जब ये म्यूटेशन वाला वायरस नया वायरस बन जाएगा तो इसको हम कहते हैं वेरिएंट आ जाएगा ये। और क्योंकि ये अभी हर जगह नहीं फैला है, तो ये वेरिएंट जो होगा पहले वाले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। पहले वाले के लिए हमने पहले ही तैयारियां कर दी हैं, तो अपनी सर्वाइवल के लिए ये वेरिएशन वाला है, म्यूटेशन वाला है, तो इसमें कोई ना कोई ऐसी चेंज आई होगी जो हमारा सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये वो वाला वायरस है, इसलिए फिर उसके लिए नई एंटीबॉडीज़ चाहिए फिर। तो इसलिए फिर ये मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे, और जैसे जैसे ये वायरस लार्ज पॉपुलेशन में ट्रैवल करेगा तो डर है कि इसमें एक ही कंट्री में, एक ही स्टेट में कई वेरिएंट्स या म्यूटेशन वाले वायरस ना बन जाए।
तो इससे बचने के लिए हमें सारी गाइडलाइंस का यूज़ करना होगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, और ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।